गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं? राइट टू इक्वालिटी, right to freedom from exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में डील करते हैं। पहले आते हैं राइट टू इक्वालिटी। एज द नेम सजेस्ट, ये बराबरी के हक की बात करता है और इस राइट के तहत हम जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं सबको इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा हर एक फील्ड में। अगर कहीं भी डिनाई होता है तो वो एक क्राइम कहलाएगा, वो एक पनिशेबल ऑफेंस कहलाएगा। अब आते हैं, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या क्या है? लॉ के सामने इक्वल होना, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा नहीं होता है। पब्लिक की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हर एक का बराबर हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। नौकरी की बात करें तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब में हमारे पास बराबरी का हक है, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। अनटचेबिलिटी, पता है अनटचेबिलिटी क्या होता है? छुआछूत जो हम लोग फॉलो करते थे, छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी पे बैन लगा दिया गया। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। मोर ओवर टाइटल्स एबॉलिश कर दिया गया। टाइटल्स एबॉलिश कर दिया गया मतलब जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था ना, किसी किसी को ऊंचा पदवी दे दिया जाता था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का पदवी मिला था, तो भाई अब सर यूज़ कर रहे हैं तो उनका इज्जत बढ़ गया। जैसे हमारे यहाँ सरपंच के साथ होता है, अरे सरपंच है, इज्जत बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आने लगता है। अरे सरपंच जी आए हैं और वो कॉमन आदमी आया, छोड़ो उसको, बैठाओ, सरपंच जी पहले वोट डालेंगे। तो उस चीज़ को आप कैरी आउट नहीं कर सकते हो। इक्वालिटी ये कहता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आते हैं राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में दिया गया है। और राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 फ्रीडम हमें मिले हुए हैं, 6 अधिकार मिले हुए हैं। कौन कौन से? हम अपनी बातों को आसानी से पेश कर सकते हैं, यानी हम अपने विचार को आसानी से किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। और ये चीज़ हम लोग कैरी आउट भी करते हैं ना। सरकार की बुराई आसानी से करते हैं कि नहीं करते हैं ना, जब बुराई करना होता है तो, यानी हमारे पास ये हक है। वरना सोच लो, अगर चाइना में होके यही काम करते हैं ना, सीधे जेल। हिटलर के समय यही काम करते तो सीधे भगवान जी के घर पे। तो लाइक दिस ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम अपने विचार को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, जैसे हम लोग वो जुलूस उलूस निकालते हैं ना, मेला वेला निकालते हैं, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बस याद रखना किसी के पास आर्म्स नहीं होने चाहिए। आर्म्स मतलब कि वेपन नहीं होने चाहिए, जैसे कि बंदूक हो गया, तलवार, ये सब कैरी नहीं कर सकते हैं। फिर हम अपना एसोसिएशन और यूनियन यानी अपना ग्रुप बना सकते हैं, ओके। और पूरे देश में हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। देखते हो आप लोग, रांची से रामगढ़ चले जाओ, रामगढ़ से हजारीबाग चले जाओ, कोई रोकता है रास्ते में? नहीं। हाँ, बट इंडिया से अमेरिका नहीं जाने मिलेगा, पहले वीज़ा चाहिए होगा, वो रोकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम देश के अंदर कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, हमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। वहीं आते हैं, अब हम कहीं आ जा भी सकते हो और मेरी मर्जी है, हम रांची में रहना चाहते हैं, रांची में रहेंगे। मेरा मन क्या, हम रामगढ़ में जाके सेटल हो गए तो रामगढ़ में हो गए। मेरा मन क्या, दिल्ली चले गए तो हम दिल्ली चले गए। यानी हम कहीं आ जा तो सकते ही हैं, अपनी मर्जी से देश के किसी भी हिस्से में जाके बस भी सकते हैं और हमें इस बात को लेके किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मेरी मर्जी, हम जो चाहे ऑक्यूपेशन कैरी आउट कर सकते हैं, जो चाहे हम काम धंधा कर सकते हैं। जैसे कभी आपको परमिशन लेने का जरूरत पड़ा है, अरे हम दुकान खोलना चाहते हैं, परमिशन दीजिए। अरे हम टीचर बनना चाहते हैं, परमिशन दीजिए। नहीं ना, गवर्नमेंट से कभी भी आपको ये परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब पहले तो जानते हैं एक्सप्लॉइटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉइटेशन वर्ड का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के कंडीशन का गलत फायदा उठाना।
अब हमारे यहाँ जो गरीब हैं और जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता चलता है, उन्हें क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें उनके साथ बदतर व्यवहार किया जाता है। और ये अधिकार उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनके साथ बराबरी का हक हो सके और उनके साथ गलत व्यवहार ना किया जा सके, ठीक है। और ये उनको प्रोटेक्ट करता है ज़बरदस्ती काम करवाने से भी रोकने में। बहुत जगह क्या होता है ना कि ज़बरदस्ती हम लोग देखते हैं, अरे गरीब है उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके काम करवाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो ये उन सब से भी रोकता है, ये हक उन्हें इस काम को करने से भी रोकता है। जैसे कि चाइल्ड लेबर छोटे बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है जबकि वो उस काम के लायक नहीं होते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपको पता है ना, आप हिंदू बन के रहना चाहते हो, क्रिश्चियन बन के रहना चाहते हो, मुस्लिम बन के रहना चाहते हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करो, आपको कोई रोकता है नहीं। आप जैसे चाहे पूजा करो, कोई नहीं रोकता है। यानी हमारा देश सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है और हर एक कोई आज़ाद है, अपनी मर्जी से वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे कि आपके धर्मेंद्र है, इनिशियली वो पंजाबी थे, ठीक है, बट हेमा मालिनी से शादी करने के लिए वो अपना रिलीजन चेंज कर लिए, इस्लाम को अपना लिए। तो एक बात बताओ, क्या उनको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ा? जब वो रिलीजन चेंज किए तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी या किसी से परमिशन लेना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमें आज़ादी है कि हम अपने मर्जी से कभी भी अपना धर्म भी बदल सकते हैं और जो चाहे धर्म को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने धर्म से जुड़े हुए कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। जैसे कि डीएवी ग्रुप आर्य समाज का है, रिलीजियस ग्रुप है वो एक। ओके, क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब जितने भी कल्चरल ग्रुप्स हैं उनके पास आज़ादी है कि वो अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखें। आप भी अपना धर्म फॉलो कर सकते हो, अपने जो भी पूजा पाठ है या जो अपना भी ट्रेडिशन कल्चर है फॉलो करते हो, कभी गवर्नमेंट नहीं रोकती है और ना रोकेगी, ठीक है। साथ ही साथ तुमको अपने धर्म के अंदर में सब ग्रुप्स बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ये आज़ादी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं जो कि आखिरी राइट है, और अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये सबसे बेस्ट राइट माना जाता है। और इनफैक्ट बाकी जितने 5 हम लोग राइट देखे हैं ना, उन सब राइट के भगवान है, ये समझ लो। वो 5 राइट तभी तुमको राइट मिल पाएंगे जब ये राइट एग्जिस्ट करेगा। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब भाई ऐसा क्या है इस राइट में? तो इस राइट में ऐसा है ना कि वो 5 राइट जो मैंने पीछे डिस्कस किए, अगर वो 5 राइट में से एक भी राइट आपसे छीना जाता है तो उसका डिमांड आप इस राइट के तहत कर सकते हो। कहने का मतलब है, मान लो आपसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है तो आपका राइट छीना गया, अब आप कोर्ट जा करके कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन कैसे कंप्लेन करोगे, किस बेसिस पे? तो आप इस राइट यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप डिमांड कर सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है तो आपको वो राइट दिया जाए। ओके, और इस राइट के तहत कोर्ट जो है वो रीट्स इशू कर सकते हैं, मतलब कि कुछ लेटर्स इशू कर सकते हैं, जैसे कि हेबस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोरारी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं मैम क्या क्या नाम ले रही है, आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? चलो आज आपका होमवर्क टास्क है, आप लोग पता लगाओ ये सारी चीज़ें हैं क्या। ओके, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बट लेटर ऑन, क्योंकि अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है। हाँ, डोंट वरी, बट आई विल लेट यू नो कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। बट उससे पहले आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी पता लगाने की, तो आप अपने एंड से ट्राई करो। अच्छा, हाउएवर, अगर मान लो देश में नेशनल इमरजेंसी या स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो उस समय जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं ये हमसे छीन लिए जाते हैं। क्लियर है? समझ गए? ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, नॉर्मली तो आप ये राइट, अच्छा एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कोरोना वायरस। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा है, सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी कोरोना पे मीम बनाएगा या कोरोना वायरस को लेकर के गलत ये फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, उन पे केस होगा।
सुने हो ना। अब आप कह सकते हो मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सरकार कैसे रोक रही है? तो सरकार इसलिए रोक रही है क्योंकि उससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लॉकडाउन पोजीशन में चल रहे हैं, हमारे यहाँ काइंड ऑफ, एक्चुअली ये इमरजेंसी तो नहीं है एग्जैक्टली, बट काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो सरकार उस केस में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमसे छीन रही है। क्लियर है रिगार्डिंग द कोरोना वायरस? ओके, तो चलो अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ओर। अब तक मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया। अब याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो वैसे ही अगर आपके पास अधिकार है तो आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, और ये जिम्मेदारियां जो हैं ये हमारे लिए मायने रखती हैं। अब ज़रा देखा जाए कि हमारे पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो आपको पता है हमारे पास कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11। एंड आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया इनको? 1976 में। कब? 1976 में। और 11th वाला जो कि अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ है, ये हुआ था 2002 में ऐड। कब हुआ था ऐड? 2002 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 86th टाइम। व्हाट डू यू मीन बाई अमेंड किया गया था? तो अमेंड किया गया था का मतलब है किसी कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, ओके, पर हम लोग समय के साथ ना, जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारी ज़रूरतें भी बदलती चली जा रही हैं, तो ज़रूरत के अनुसार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कुछ बदलाव लाते रहते हैं। तो ये जब 86th टाइम बदलाव लाया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय 11वें नंबर वाला फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। क्लियर है? अब ज़रा हम लोग देख लें ये कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। पहला, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हर बात को मानेंगे, अपने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा की इज्जत करेंगे, अपने नेशनल एंथम की इज्जत करेंगे। इसी के तहत ही हम लोग जब नेशनल एंथम होता है तो खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट पोजीशन पे। नेशनल फ्लैग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी थी, उनके आइडियल्स को हम फॉलो करेंगे, देश की इज्जत को बचाए रखेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे देश के लिए लड़ेंगे और देश का साथ देंगे। हम सबको मिल करके भाईचारे के साथ रहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम फॉलो करेंगे, और हमारे जो कल्चर है, हमारा जो धरोहर है, हम इसे संभाल के रखेंगे। साथ ही साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, मतलब हम लोग साइंस इंक्वायरी में भी ध्यान देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाएंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बीइंग अ पेरेंट और गार्जियन, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने ज़रूर भेजूंगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक